नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर लंदन पहुंच गए हैं। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के निमंत्रण पर पीएम मोदी की ये लंदन यात्रा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय होटल परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। लंदन पहुंचने के बाद पीएम ने एक्स पर लिखा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारे लोगों की समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना होगा। वहीं आज पीएम मोदी अपने समकक्ष कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच आपसी राजनीतिक सहयोग को और तेजी से बढ़ाने के साथ ही तमाम क्षेत्रों पर विस्तार से बात होगी। दोनों देशों के बीच होने वाली इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपसी हितों से जुड़े मुद्दों में जिन क्षेत्रों पर फोकस रहेगा उनमें व्यापार, अर्थव्यवस्था, नई उभरती तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क के क्षेत्र शामिल हैं। पीएम मोदी लंदन में ब्रिटेन के राज परिवार से भी मुलाकात करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। दोनों ही नेता आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे। बीते कुछ वर्षों में भारत और ब्रिटेन के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों की करीबी साझेदारी समृद्ध भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता होने की संभावना है। करीब 3.5 साल चली गहन बातचीत के बाद ये समझौता दो वैश्विक शक्तियों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा और गति देने जा रहा है। जनवरी 2022 में शुरू हुई भारत यूके एफटीए वार्ता 6 मई 2025 को पूरी हुई, जब दोनों देशों ने इसके प्रावधानों पर अंतिम मोहर लगाई। दोनों देशों ने 27 क्षेत्रों में विस्तृत समझौता किया, जिसमें डिजिटल व्यापार, पर्यावरण, सेवा क्षेत्र, निवेश और बौद्धिक संपदा जैसे जटिल मुद्दे शामिल हैं। भारत यूके एफटीए के प्रावधानों की बात करें तो इससे के लागू होने के बाद 99% भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में टैरिफ नहीं लगेगा। 90% ब्रिटिश उत्पादों पर भारत में टैरिफ में कटौती होगी और प्रतिवर्ष करीब $34 अरब का व्यापार बढ़ने की भी संभावना है। जीसीसी करार यानी दोहरी सामाजिक सुरक्षा देनदारी से भारतीयों को फायदा होगा। वहीं भारतीय आईटी, शिक्षा, योग, स्वास्थ्य पेशेवरों को ब्रिटेन में नए अवसर मिलेंगे। एफटीए से दोनों देशों को बहुस्तरीय लाभ होगा। इसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापार, रोजगार, सेवा और निवेश में इजाफा होगा। एफटीए से भारत को होने वाले प्रमुख लाभ की बात करें तो 99% भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में टैरिफ मुक्त पहुंच मिलेगी। कपड़ा और आभूषण में ही $2.5 बिलियन की निर्यात वृद्धि की संभावना है। एफटीए से ब्रिटेन को होने वाले लाभ की अगर बात की जाए तो स्कॉच विस्की, जिन कारों पर भारत में टैक्स कम हो जाएगा। वहीं भारत की केंद्रीय सरकारी खरीद में यूके की कंपनियों की भागीदारी होगी। भारत जिस तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, इसमें यूके के साथ एफटीए एक मील का पत्थर साबित होगा, जो न सिर्फ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाएगा बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत की वैश्विक मौजूदगी को विश्व बाजार में मजबूती देगा। वहीं अगर व्यापारिक रिश्तों की बात की जाए तो 2024 में भारत और यूके के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार $57 बिलियन तक पहुंचा। वर्तमान में यूके भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है। अब तक ब्रिटेन का भारत में कुल निवेश $35 बिलियन के पार है। उधर भारत ने यूके में $19 बिलियन का निवेश किया है और वहां 971 भारतीय कंपनियां सक्रिय हैं, जो 1 लाख से अधिक ब्रिटिश नागरिकों को रोजगार दे रही है।
भारत और यूके के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उपकरणों के निर्माण में सहयोग और मेक इन इंडिया के तहत सह निर्माण का काम जारी है। वर्तमान में लगभग 1.7 लाख भारतीय छात्र ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में रहने वाले 18.64 लाख भारतीय मूल के लोग दोनों देशों के रिश्तों का मजबूत पुल हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। दोनों ही सदनों में आज दो विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन बिल 2024 और वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। विधेयक को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। राज्यसभा में भी आज 2 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। उच्च सदन में समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 और तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 पेश होंगे। दोनों ही विधेयक पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। ये दोनों ही विधेयक समुद्र माल परिवहन और तटों को और सुविधा संपन्न बनाने का काम करेंगे। राज्यसभा में आज नाम निर्देशित सांसद उज्ज्वल देवराव निकम शपथ लेंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा करेंगे। नई सहकारिता नीति 2025-45 तक आगामी 2 दशकों के लिए भारत के सहकारी आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में इंटरनेशनल शुगर एक्सपो 2025 का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सहकारिता नीति 2025 का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और आधुनिक बनाने के साथ साथ जमीनी स्तर पर एक रोड मैप बनाकर सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मराठी भाषा एवं साहित्य केंद्रों, कुसुमराज मराठी भाषा एवं साहित्य विशेष केंद्र और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षा एवं सामरिक अध्ययन विशेष केंद्र का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली सरकार आज आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के दूसरे चरण के तहत 34 नए मंदिरों का उद्घाटन करेगी। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 12 दोषियों को बरी किए जाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जिन 12 दोषियों को बरी किया गया है उनमें से 5 को मकोका कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। कन्हैया लाल के मर्डर पर आधारित उदयपुर फाइल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछले दिनों सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी ने फिल्म में 6 कट्स करने का आदेश दिया है। फिल्म प्रोड्यूसर ने वित्तीय नुकसान का हवाला देते हुए फिल्म के रिलीज पर लगी रोक हटाने की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं। आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण और सपा के दिवंगत नेता अमर सिंह के परिवार को धमकाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। देश में किसी भी बड़ी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने वैधानिक दर्जा देते हुए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया है, जो देश भर में आपदा या संकट की स्थिति से निपटने की शीर्ष इकाई होगी। गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। कैबिनेट सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे। बिहार मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का प्रथम चरण समाप्ति की ओर है। 23 जुलाई तक उजागर तथ्यों में अब तक 98.01% मतदाता कवर किए जा चुके हैं। एसआईआर के प्रथम चरण में प्राथमिक तौर पर गलत रूप से सम्मिलित सभी मतदाताओं की सूची और अब तक फॉर्म ना भरने वालों की सूची को बिहार के सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नामित
1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स से 20 जुलाई को साझा किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, एसआईआर एक ऐसा विषय है जिसका राजनीतिकरण ज्यादा किया जा रहा है और एक गलत धारणा बनाई जा रही है। एसआईआर के पीछे का सोच और सच क्या है, ये सभी को समझने की जरूरत है। चिप्रा मोथा प्रमुख प्रद्योत विक्रम माणिक ने त्रिपुरा में बिहार मॉडल की तर्ज पर मतदाता सूची पुनरीक्षण की मांग की है। चिप्रा मोथा पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर अवैध प्रवासन को रोकने के लिए त्रिपुरा में एसआईआर अभियान शुरू करने की मांग की। चिप्रा मोथा प्रमुख ने त्रिपुरा में बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर सीमावर्ती देश से त्रिपुरा में अवैध प्रवासी जारी रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब मूल निवासियों को अपने अधिकारों के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का निराकरण शीघ्रता और पारदर्शिता से किया जाए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग से कई छात्र बीमार पड़ गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। बिहार के हाजीपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक और हाईवे की भीषण टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भयंकर आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ओडिशा के चित्रकोंडा स्थित मलकानगिरी में वन्य जीव अपराधों में संलिप्त 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 12 गाड़ी भी जब्त की गई है। 42 जंगली मांस और काफी हथियार भी मौके से बरामद हुए हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के आधिकारिक आवास को सील कर दिया गया है और पूर्व उपराष्ट्रपति को तुरंत अपना आवास खाली करने के लिए कहा गया है। पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक टीम ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पीआईबी ने साफ किया कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी ने कहा, ऐसी किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। खबरों की पुष्टि केवल आधिकारिक स्रोतों से करें। उपराष्ट्रपति आवास सील होने की खबर फेक न्यूज है। प्रयागराज में हरियाली अमावस्या 2025 के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम तट पर पूजा की और स्नान भी किया। ये दिन प्रकृति के साथ साथ पितरों और भगवान शिव को समर्पित है। हरियाली अमावस्या पर स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान आधी रात से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पारंपरिक विधि विधान से भगवान महाकाल की भस्म आरती संपन्न हुई। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है। सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि वापी और साबरमती के बीच मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का गुजरात सेक्शन दिसंबर 2027 तक और पूरा 508 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट दिसंबर 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का 392 किलोमीटर पियर निर्माण, 329 किलोमीटर गर्डर कास्टिंग और 308 किलोमीटर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। वहीं समुद्र के नीचे सुरंग का काम भी शुरू हो गया है।
विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक के अनुसार देश में 14 जुलाई तक कुल 15.45 लाख परिवार और गुजरात में 5.23 लाख परिवार रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने से लाभान्वित हुए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार भी शामिल हैं। मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा कि फरवरी 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का एक कंपोनेंट देश के प्रत्येक जिले में मॉडल सोलर विलेज का विकास करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर वित्त वर्ष 2025-26 के बीच 33,081.82 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत में एक मजबूत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है जो $250 अरब से ज्यादा का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करता है और 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है। जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत गिटहब एआई प्रोजेक्ट्स में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, जिसका उद्देश्य भारत केंद्रित चुनौतियों का समाधान करना और सभी भारतीयों के लिए आर्थिक और रोजगार के अवसर सृजित करना है। सरकार ने बच्चों को डे केयर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए पालना योजना के तहत 14,599 आंगनबाड़ी सह क्रेच को मंजूरी दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि टैरिफ को लेकर वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग माइक्रोनॉमिक फंडामेंटल के बल पर काफी हद तक मजबूत बनी हुई है। आरबीआई बुलेटिन के अनुसार 1 अगस्त 2025 से नई आयात शुल्क दरें लागू होने से पहले व्यापार सौदों को अंतिम रूप देने के लिए गहन बातचीत चल रही है, इसलिए ध्यान फिर से अमेरिकी व्यापार नीतियों और वैश्विक स्तर पर उनके प्रभावों पर केंद्रित है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि क्यूआईपी के जरिए 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाना बैंक और भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वास का प्रतीक है। सोना चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल, 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार, वहीं चांदी ने 1.15 लाख रुपए प्रति किलो की कीमत पार कर अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। ईडी ने 1,654 करोड़ रुपए के कथित एफडीआई उल्लंघन के लिए मंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, उसकी संबंधित कंपनियों और उनके निवेशकों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 के तहत कथित उल्लंघनों के लिए एक शिकायत दर्ज की। शहरी सहकारी बैंकों में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का भारतीय आंतरिक लेखा परीक्षक संस्थान के साथ हुआ समझौता। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। साथ ही 2035 तक अर्थव्यवस्था का आकार $10.6 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुल जीडीपी वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी आने वाले दशक में करीब 20% रहेगी। ऐसे में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आय वृद्धि के लिए देश काफी अहम बाजार है। भारत सरकार ने चीन के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवा को फिर से बहाल करने का निर्णय किया है। ये सेवा करीब 4.5 साल बाद बहाल की जा रही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मिड ईयर अपडेट में 8 पायदान ऊपर चढ़कर भारत पहुंचा 77वें स्थान पर। जून तिमाही में इन्फोसिस का शुद्ध मुनाफा 8.7% बढ़कर 6,921 करोड़ रुपए हुआ। वहीं कंपनी ने पूरे वित्त वर्ष 2026 के लिए 1 से 3% राजस्व वृद्धि का अनुमान भी जताया है। सीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2025 की पहली 6 माही के दौरान भारत में आईफोन शिपमेंट में सालाना आधार पर 36% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम बढ़कर 74.41 लाख करोड़ रुपए हुआ, जो तिमाही आधार पर 13.2% और सालाना आधार पर 22% की वृद्धि है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ संघीय फंडिंग को लेकर किया समझौता। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने कहा कि वो परिसर में यहूदी छात्रों के उत्पीड़न को रोकने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के आरोपों का निपटारा करने के लिए 3 वर्षों में $20 करोड़ का जुर्माना भरेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और नाटो के बीच हुए एक हालिया समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि यूरोपीय सहयोगी हथियार खरीदेंगे और उन्हें रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन भेजेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका को सभी सैन्य उपकरणों की 100% लागत का भुगतान करेंगे और इसका एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन को जाएगा। अमेरिका और जापान के बीच हुई अब तक की सबसे बड़ी व्यापारिक डील, जिसमें करीब 550 अरब डॉलर का निवेश शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील की घोषणा करते हुए कहा कि जापान पहली बार अमेरिका के लिए अपना बाजार पूरी तरह खोलने पर राजी हुआ है और इस कदम से अमेरिकी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ ट्रंप ने फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ भी व्यापार समझौते की घोषणा की है। इन दोनों देशों से आयातित वस्तुओं पर अब 19% शुल्क लगाया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में होने वाली शांति वार्ता से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री यरमक ने अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन से की मुलाकात। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस से युद्धबंदियों के एक नए समूह को स्वदेश लाया गया और इसी के साथ तुर्की में हुई वार्ता में तय हुए समझौतों के अनुसार लौटने वाले सैनिकों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। रूस ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में और युद्धबंदियों की अदला बदली पर सहमति जताई और कहा कि 3000 और मृत सैनिकों के शव सौंपने को हैं तैयार। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वॉशिंगटन में जॉर्डन के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अयमान सफादी से मुलाकात की और सीरिया में युद्ध विराम बनाए रखने के लिए अमेरिका, जॉर्डन और सीरिया के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते पर चर्चा की। तुर्की के मध्य एस्कीहिर प्रांत में लगी जंगल की आग पर काबू पाने के दौरान 10 दमकल कर्मियों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हैं। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड ने नए दस्तावेज जारी कर ओबामा पर 2016 चुनाव में अमेरिकी खुफिया जानकारी का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की साजिश करने के शक में इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को गिरफ्तार किया है। भारत की इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने फीडे महिला विश्व कप से फाइनल में जगह पक्की कर ली है। उन्होंने पूर्व विश्व चैंपियन तान झोंग्यू को सेमीफाइनल मुकाबले में हराकर खिताबी दौर में प्रवेश किया। दिव्या देशमुख फीडे महिला विश्व कप से फाइनल के इतिहास में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचते ही दिव्या देशमुख ने अपना पहला जीएम नॉर्म भी हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने महिला कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट 2026 में जगह पक्की कर ली है। फीडे महिला शतरंज विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और चीन की लाई टिंगजी के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। अब कोनेरू हम्पी आज टाई ब्रेक खेलेंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर के ओल्ड टैफर्ड मैदान पर खेला जा रहा है। आज दूसरे दिन भारतीय टीम 264 रन के आगे खेलेगी। इससे पहले कल दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 264 रन बना लिए हैं। मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट की पहली पारी में भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है। इस 4 विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोटिल हो गए हैं। ऋषभ पंत के पैर में चोट लगने के बाद मैदान से बाहर चले गए। बीसीसीआई की तरफ से बताया गया है कि पंत को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अभी वो बीसीसीआई मेडिकल टीम की निगरानी में है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल के प्री क्वार्टर फाइनल में अपने हमवतन उन्नति हुड्डा से भिड़ेंगी। प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 32 में पीवी सिंधु ने विश्व के 6ठे नंबर की खिलाड़ी जापान की टोमोको मियाजाकी के खिलाफ 21-15, 8-21, 21-17 से जीत दर्ज की। भारत की युवा शटलर उन्नति हुड्डा चाइना ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु से भिड़ेंगी। उन्नति हुड्डा ने राउंड ऑफ 32 में स्कॉटलैंड की खिलाड़ी को हराया है।
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय चाइना ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के शू चियानशेन से भिड़ेंगे। वीनस विलियम्स WTA टूर लेवल पर कोई एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला बन गई है। 45 वर्षीय वीनस ने वॉशिंगटन ओपन में खुद से 22 साल छोटी पिटन स्टर्स को 6-3, 6-4 से मात दी। वीनस मार्टिना नवरातिलोवा के बाद कोई एकल मैच जीतने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला है। मार्टिना नवरातिलोवा ने 2004 में 47 साल की उम्र में मैच जीता था। भारत के पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल का कहना है कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल भारत की 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी की दिशा में एक शानदार पहल है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।